हाँ, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है संबंधी व फलन का, और ये फाइनल लेक्चर होगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आज हम जितने भी इसके PYQs हैं, लगभग मैंने 2013 से 26 तक लिए हैं। 13-14 साल के तुम PYQs मान सकते हो। मतलब तुम मान के चलो अब तक जो राजस्थान बोर्ड ने पूछा है इस चैप्टर में से, वो सारा कुछ तुम आज के लेक्चर में देखने वाले हो। और इतने सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो इस साल भी ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। उन्हीं क्वेश्चन में से तुम्हें कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत वैल्यूज वगैरह इधर उधर हो सकती हैं। बाकी तुम्हें टाइप इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे कि थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। टाइप भी चेंज नहीं होगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बार बार देखने को मिलते हैं, और वो चीज़ तुम्हें आज भी दिखेगी। जैसे स्टार्ट करते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी तुम प्रश्नावली में कर चुके हो, तो उनको तो मैं बता दूंगा, तुम्हें जल्दी जल्दी बता दूंगा उनको। खैर, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, और समझ समझ कर करेंगे कोई भी स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इस पर डेट डालना मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये 2026 में इस बार ही पूछा गया था, और ये मैंने इंस्टा पर भी शायद इसकी वो बनाई थी वीडियो, तो तुम वहाँ पर भी देख सकते हो उसको। बाकी यहाँ पर तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। तो कह के आ रहा है कोई फलन दे रखा है आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है, रियल नंबर में दे रखा है, और जो फलन है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो पूछा है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ के अंदर एफ एक्स डाल दिया, फलन के अंदर ही एक और बार वो पूरा पूरा जो फलन है वही डाल दिया, तो क्या उत्तर आएगा, तो वो करना है। तो क्या करेंगे, फलन जो है वो क्या है, एफ है, उसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, एफ एक्स डाल दिया। मतलब जो फलन था तुम्हारा 3 माइनस एक्स था ना, एक्स की जगह पे तुमने एफ एक्स डाला है, यहाँ पर एक्स था, एक्स की जगह पे तुमने डाल दिया एफ एक्स, तभी तो ये एफ ऑफ एफ एक्स बनेगा, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स की जगह पे तुम पूरा पूरा एफ एक्स डाल दोगे, फिर उसका हो रहा है क्यूब, फिर इस पूरे का भी हो रहा है, हाँ इस पूरे का फिर हो रहा है 1/3 पावर में, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर फलन को डाल दें इसमें, तो क्या होने वाला है, मैं मान लो ये फलन डाल रहा हूँ, ठीक है। फलन क्या है, ये पूरा पूरा पावर से डाल दो, 3 माइनस एक्स क्यूब, इस पूरे की पावर हो रही है 1/3, ठीक है। मैं थोड़ा ठीक से लिख रहा हूँ इसको, इस पूरे की पावर 1/3 है, और ये पूरा पूरा फलन डला है, और इसका हो रहा था क्यूब। अब समझो, यहाँ से दो गलतियाँ हो सकती हैं। यहाँ से पहली गलती हो सकती है कि तुम मान लो, ये देखो, तुम मान लो इससे इसको काट देते हो। पहली गलती तो यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये जो 1/3 है ना, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि 1/3 जो है वो इस पर तो है ही, लेकिन साथ में इस पर भी है। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि एक से तो काट दिया बाकी का छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इससे इसको नहीं काट सकते। दूसरी गलती क्या हो सकती है, तुम इससे इसको काट दो कि 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, फिर से वही रीजन, ये जो 1/3 है वो इस पूरी चीज़ पर और इस पूरी चीज़ पर, दोनों पर बटेगी। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार बांट दिया उससे उसको काट दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों गलतियों से तुम्हें बचना है। तुम काट किसको सकते हो, ये एक पूरी चीज़ है ना, ये जो पूरी चीज़ है उसकी पावर 1/3, फिर उस पूरी की पावर भी है 3, तो यहाँ पर तुम 3 से 3 काट दोगे, ठीक है। तो अब क्या बच के आएगा, एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स आएगा। तो समझ गए होगे तुमने, यही है मेन स्टेप बस, कि फलन में ही तुम वापस से फलन डाल दो, तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स क्यूब बचेगा, और ये तो हट ही चुका है, और इस पूरे का हो रहा है पावर 1/3। अंदर अगर तुम चिन्ह वगैरह को देखो तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। 3 में से 3 घट जाएगा, एक्स क्यूब उस पूरे की पावर हो रही है 1/3, तो यहाँ से 3 से 3 जाएगा, हमारे पास केवल एक्स निकल के आ जाएगा आंसर के तौर पर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर तुम डायरेक्ट उसको रखना सीख चुके हो तो। ये किसका सवाल है, कॉम्पोजिशन का सवाल है, और कॉम्पोजिशन यानी इस फलनों का जो संयोजन वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार उससे सवाल देखे जा रहे हैं। आज के लेक्चर में तुम देखोगे पता नहीं कितने सारे सवाल तुम्हें संयोजन पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगले सवाल को देखो, ये आ गया है एक एक अच्छा तक, फलन को हमें एक एक अच्छा सिद्ध करना है। प्रश्नावली में भी ये सवाल दे रखा था, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखो जरा। तो फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, और फलन जो है वो आर से आर में है। यहाँ पर ये चीज़ मेन रहती है, जैसे ही तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर आए, एक्स की पावर 4 आए, एक्स की पावर 6 आए, या फिर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, ऐसी चीज़ें आए,
तो साथ में देख लिया करो ये जो फलन है वो किस में है, आर से आर में है। इन पर तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पर फर्क पड़ता है। इनकी जो पावर होती है, जो घात होती है वो सम होती है, इवन होती है। तो इवन पावर वालों को तुम्हें ध्यान से समझना है कि अगर तुम्हें जो फलन है वो आर से आर में दे रखा है या एन से एन में दे रखा है या जेड से जेड में दे रखा है, वो चीज़ मेन है। क्योंकि जेड से जेड की बात करी जाए यानी पूर्णांकों की बात करी जाए तो वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, नकारात्मक संख्या आ जाएंगी। आर से आर की बात करी जाए तो वहाँ पर भी माइनस अनंत से लेकर जीरो फिर प्लस अनंत तक ऐसी तो चलती है। तो यहाँ तो ये माइनस वाली संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर माइनस वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर तुम जब भी करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, पहला चीज़ हमें सिद्ध करना है एक की है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। एक बार हम x1 डालेंगे पूरी चीज़ में, एक बार x2 डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4। और यहाँ से जब तुम पावर हटाते हो तो x1 और आ जाएगा प्लस माइनस x2, क्योंकि यहाँ r से r में है और वहाँ पर माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। अगर ये n से n में होता फिर तो माइनस वाली आती ही नहीं। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 ये चालू होती हैं, माइनस वाली संख्या आती ही नहीं। तो अगर तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर हो तो जैसे ही तुम स्क्वायर हटाओगे तो तुम्हारे सामने सिंपल x1 और x2 आ जाएगा। अगर n से n में है तो, अगर r से r में हो गया फिर तो अब नेगेटिव संख्या में आ जाएंगे, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, ठीक है। ये बातें हम कर चुके हैं पिछली वाली क्लासेस में। तो यहाँ से ये चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर x1 बराबर आना चाहिए था x2 के, तब तो हम कहते एक एक ही है, लेकिन यहाँ माइनस के बराबर भी आ रहा है तो ये बहु एक ही हो गया। दो चीज़ें निकल के आ रही है ना, तो ये एक एक ही तो नहीं होगा, एक एक ही नहीं होगा। अच्छा तक सिद्ध करने का तरीका क्या है तुम बताओ, चलो। हाँ, अच्छा तक सिद्ध करने का तरीका अच्छा तक तो होगा, ये क्यों होगा वो समझना। मैंने तुम्हें शायद एक बार समझाया भी था, ऑप्शन वाला सवाल है तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। आर से आर में है यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ये संख्या जा रही होंगी, ऐसी इसमें माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रही होंगी। यहाँ से यहाँ तक माइनस वाली हैं, ये माइनस वाली, ये प्लस वाली, ठीक है, समझ गए। अब मैंने तुमसे कहा था जो आर होता है, वास्तविक संख्या होती हैं वो एक कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं होगा कि कोई बिंदु यहाँ पर तुम कोई अलग अलग बिंदु आ रहे हो, जैसे हम कहते हैं 1 2 3, ये हम प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं तो एक के बाद डायरेक्ट 2 आता है प्राकृत संख्या में। ऐसा नहीं होता कि इनके बीच की कोई संख्या आ जाए। लेकिन हम जब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की तो वो हर बिंदु पर होता है, 1.11111.0011111.0001111 ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो हर बिंदु पर कोई ना कोई संख्या मिले ही जाएगी और इसका स्क्वायर भी इसमें मिल ही जाएगा। तो कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जिसका तुम्हें इधर प्रतिबिंब ना मिल रहा हो, पूर्व प्रतिबिंब ना मिल रहा हो। तो कोई भी बिंदु छूटेगा नहीं क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। तो अगर तुम स्क्वायर करते जाओगे तो भी तुम्हें कंटिन्यूअस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इससे तुम समझ सकते हो कोई भी इस पर बिंदु छूटेगा नहीं, इस चक्कर में ये आच्छादक होगा, आच्छादक होगा, ठीक है। इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। तो ये एक ही तो नहीं है, हाँ बहुएक ही था ना, एक ही नहीं है तो ये बहुएक होगा, बहुएक ही या बहुएक कुछ भी बोल दो। तो F जो है वो बहुएक है और आच्छादक है। तो ये वाला ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, ठीक है। ये प्रश्नावली का सवाल है, अगर उसने तुमने वहाँ पर कर रखा होगा, वहाँ पर तो मैंने और डिटेल में समझाया था एक एक चीज़। अब ऐसे तो इतना ही समझाया था और क्या समझाऊंगा, बस प्रूफ लिख दिया था कि प्रूफ कैसे लिखते हैं इसका। लेकिन हमारे पास ऑप्शन वाला सवाल है तो हमने ऐसे कर लिया समझ के। तीसरा जो सवाल आ रहा है वो फिर से कॉम्पोजिशन का आ चुका है, संयोजन का आ चुका है, आसान सवाल है। आर से आर में दे रखा है, इसमें तो खैर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एफ एक्स और जी एक्स ये दो फलन है, तो मैंने निकालना है एफ ओ जी एक्स, फॉग एक्स। कैसे लिखते हैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ के अंदर डाल दो जी एक्स, ऐसे तो लिखते हैं। एफ क्या है, ये रहा, इसके अंदर डाल दो जी एक्स क्या है एक्स स्क्वेयर। तो अगर एक्स ये पर एक्स स्क्वेयर करना है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वेयर, आंसर हो गया साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये सवाल। किस में से आ रहा है, संबंध में से आ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। तुम्हें क्या करना है, चेक करना है। ये एक आर दे रखा है, समुच्चय है 1 2 3 4 और इसमें आर दे रखा है। तुम्हें चेक करना है ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है, सारा कुछ चेक करना है। स्वतुल्य की बात करी जाए तो 4 अवयव है हमारे पास, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चारों की चारों चीज़ें मिलनी चाहिए। देखो जरा, 1 1 2 2 3 3 4 4 कहाँ पर है, 4 4। तो हम कहेंगे जो 4 4 है
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः जो आर है वो स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य तो नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं, ऑप्शन तो वैसा साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सम्मित को चेक करते हैं। सम्मित का मतलब अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो सीधी सी बात है 1,2 बिलोंग्स टू आर है, किंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। लेकिन इसने क्या बोल दिया? सम्मित नहीं है। 1,2 2,1 नहीं तो है। अरे 4,4 है तो ये स्वतुल्य तो होगा, स्वतुल्य तो है। 1,1 2,2 3,3 4,4 स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य तो है। सममित लेकिन साफ साफ देख रहा है कि 1,2 है लेकिन 2,1 इसमें कहीं भी नहीं है, तो सममित नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो है लेकिन सम्मित नहीं है। और संक्रामक अगर हमें चेक करना रहे तो क्या कहेंगे? 1,2 है तो 2,2 है तो 1,2 वापस से आ गया। 1,2 है, 2 से शुरू आने वाला कोई नहीं है। 2,2 है और तो कोई है नहीं। 1,1 और 1,3 4, 1,3 3,2 1,2 संक्रामक भी दिख रहा है हर एक अवयव को देखा जाए तो। 3,2 2,2 ठीक है। तुम सभी के सभी अवयवों को चेक करते जाओ, सारे के सारे संक्रामक ही आ रहे हैं, तो ये स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सम्मित नहीं होगा। इस तरीके तुम्हारा आसानी से चेक कर सकते थे। पहली प्रश्नावली का सवाल था ये। तो समुच्चय n यानी प्राक संख्या में परिभाषित है ये चीज, ये भी शायद प्रश्नावली हमने करा था, ऐसा ही एक सवाल था वो हमने करा था। प्रदत्त संबंध r है तो r का परिसर ज्ञात करना है। बताओ, चलो 2 चीजें बतानी है तुम्हें, परिसर और प्रांत। प्रांत अगर निकलवाने को कहता है उसका मतलब क्या है? x निकालो। परिसर की बात करता है उसका मतलब क्या है? प्रांत का मतलब x निकालो, या फिर हम कहते हैं कि इनपुट, इनपुट को ही तो प्रांत कहते हैं, डोमेन, कि क्या डाल रहे हो उसी को तो डोमेन कहते हो, इनपुट कहते हो। परिसर क्या होता है? वाई, वाई यानी कि आउटपुट, आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर। रेंज, इंग्लिश में इसको रेंज कहते हैं, आंसर क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से तुम यहाँ पर देखो ए कॉमा बी है, यहाँ पर भी क्रमित युग्म में समझो, ये जो पहली वाली चीज होती है वो होती है एक्स, यानी कि इनपुट, तुम डाल के आ रहे हो, इनपुट, ठीक है। और ये होता है आउटपुट, ये जो होता है वाई होता है, एक तरीके से आउटपुट होता है। एक्स वाई को उठाओ, सिंपल याद रखो, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ठीक है। ए डालने पर बी मिलता है, सिंपल सी चीज़ है। अब समझो इसको, जैसे मान लो मुझे डालना क्या है, इसमें ए डालना है, फिर बी को देखना है कि बी क्या क्या आ सकता है। मैं ए को क्या क्या डाल सकता हूँ, तुम बताओ। इसने बोल रखा है बी जो होनी चाहिए ना वो 6 से छोटी आनी चाहिए, तो तुम उल्टा भी कर सकते हो। तुम्हें निकालनी तो बी ही है, लेकिन तुम उल्टा कर सकते हो कि तुम बी को ही डालकर देखो कि ए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूँ। मैं मान लो पहला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है प्रॉपर, कि हमें बी निकालना है भैया, तो ए डालेंगे। तो ए अब क्या डालेंगे, हमें तो प्राकृत संख्या ही डालनी है ना, 1 2 3 4 इनको ही डाल सकते हैं, 5 6 7 ऐसे डाल सकते हैं। मैं 1 डाला यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस 2, यहाँ से बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बी 3 जो आ रहा है वो किससे, 6 से छोटा है, तो हमारे पास चलेगा। 1 डालने पर तुम्हें 3 मिल गया, तो एक तो हो गया ए ही तो था 1, और बी मिल गया 3, तो बी मिल गया 3, ठीक है। हम बी का एक हमें क्या निकालना है, परिसर, यानी कि यहाँ पर क्या है बी निकालना है। तो बी में एक अवयव आ गया 3। अब मैं 2 डाल रहा हूँ, मैंने जैसे ही 2 डाला तो बी मुझे क्या मिल जाएगा, बी मुझे क्या मिल जाएगा, उधर जाएगा, ये जो -2 है वो उधर की साइड जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 मिल गया। मैं 3 डालूंगा तो अब मुझे बी 5 मिल जाएगा, तो 5 मिल गया। बी अगर मैं 4 डाल दूं तो अब मुझे बी कितना मिलेगा, सॉरी ए 4 डाल दिया तो बी कितना मिलेगा, 2 - 2 उधर जाएगा, 6 मिलेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, 6 से छोटा होना चाहिए, बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो 6 को नहीं ले सकते, केवल इतना ही तुम ले सकते थे, 3 4 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये, ठीक है। दूसरा तुम उल्टा भी डाल सकते कि बी को 6 से छोटा डालना है तो तुम 5 डालो, 4 डालो, 3 डालो, 2 डालो। 2 डालने पर क्या दिक्कत आ जाएगी, तुम डालो जरा बी को 2 डाल दो, ए बराबर 2 - 2, एक कितना आ जाएगा, 0। और उसने बोल रखा है जो समुच्चय n में से आने चाहिए ए और बी, तो ए 0 कैसे हो सकता है, प्राकृत संख्या थोड़ी ना आ जाएगी,
सॉरी प्राग संख्या थोड़ी ना है ये, तो ये नहीं होगा, हमें तीनों तीनों अवयव ये वाले ले लेने हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा सवाल प्रश्नावली में था शायद। वापस से कॉम्पोजिशन का सवाल आ चुका है। भर भर के सवाल आते हैं, कॉम्पोजिशन को हल्के मत लेना। पिछली वाली जो क्लास है उसको देख कराओ ढंग से, उसी में सारा मैंने करा दिया था, प्रतिलोम वगैरह भी उसी में हो गया था, और कॉम्पोजिशन पर टाइम दिया था हमने, अच्छा समझा था उसको। एफ एक्स और जी एक्स दो हैं, तुम्हें निकालना है जी ओ एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर डाल दो एफ एक्स, जी के अंदर डाल दो एफ एक्स। जी क्या है, ये रहा है, इसकी जगह पे हमें एफ एक्स डालना है। एफ एक्स क्या है, 27 एक्स क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जी एक्स है, एक्स एक्स ये पर, तो अब क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, उसकी पावर हो रही है 1/3। तो मैंने एक्स ये पर डाल दिया एफ एक्स, एक्स ये पर डाल दिया एफ एक्स, यहाँ पर एक्स दी तो वहाँ पर की जगह पे एफ एक्स आ गया। एफ एक्स क्या है, 27 एक्स क्यूब, 27 एक्स क्यूब। बताओ जरा ये क्या है, किसी की पावर, मान लो मैं 8 की पावर 1/3 करता हूँ, इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का घनमूल बताओ, ये होता है घनमूल। और घनमूल का मतलब क्या होता है, 8 के तुम गुणनखंड करो, क्या गुणनखंड आ जाएंगे तुम्हारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे तो आ जाएंगे। और इसका क्या मतलब होता है, अंदर 3 के जोड़े बनाओ और उसमें से एक निकाल लो, 3 का जोड़ा एक ही तो बनेगा, उसमें से 2 बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये उसका उत्तर आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर करो, सेम चीज़ यहाँ पर भी करो। तो जैसे ही तुम करोगे, 27 को अगर तुम देखो तो 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। ठीक है, और एक्स क्यू को ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 3, और उस पूरे की पावर हो रही है 1/3। या तुम यहीं पर अंडर क्यूब रूट लगा दो। तुम क्या करोगे, 3 के जोड़े बनाओ, 3 के जोड़े बने, उनमें से एक एक बाहर कर लो, एक एक बाहर कर लो। तो इन 3 के जोड़े में से एक बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, इन 3 के जोड़े में से एक बाहर आएगा तो x आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3x। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने ये पावर जो है वो कुछ इस तरीके से कर ली कि 27 जो है उसको तुमने 3 की पावर 3 लिख दिया, 3 क्यूब लिख दिया। ठीक है, और ये तो सेम का सेम है ही, इन दोनों गुणा चल रहा था। अब ये जो पावर होती है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 3 से 3 कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, दोनों पर कटेगी ये चीज़ दोनों पर जाएगी, ये इस पर भी जाएगी और इस पर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 3 है, उस पर भी 1/3 जाएगी, गुणा एक्स क्यूब है उस पर भी 1/3 जाएगी। कैसे भी समझ लो तुम, 3 से 3 जाएगा, यहाँ पे 3 से 3x बच जाएगा, कैसे भी कर सकते हो तुम दोनों में से। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था ये तो। अब ये सवाल था, कल भी मैंने कराया था तुम्हें ये वाला सवाल। अब वहाँ पर दो तरीके से तुम इसका उत्तर कर सकते हो। पहला तरीका जो है, एक तरीका तो मैंने कल ही बताया था, जैसे हम बात करते हैं जब प्रतिलोम फलन की, ये प्रतिलोम फलन ही तो है, एफ इनवर्स कुछ भी हो वो प्रतिलोम फलन होता है। तो एक सेंस में तो तुम इसको समझ सकते हो कि तुमसे प्रतिलोम फलन निकलवाने को कह रहा है कि ये तुम्हारे पास एफ एक्स दे रखा है, इसका एफ इनवर्स निकालो और फिर उसमें तुम एक डाल दो, यही तो फ्लो बनेगा। तो प्रतिलोम फलन कैसे याद करते हैं, सबसे पहले तो चेक करो ये एक एक अच्छा तक है या नहीं। अगर एक एक अच्छा तक होता है तो वो इन्वर्टिबल होता है, यानी कि उसका व्युत्क्रमण वो जो फलन होता है व्युत्क्रमण ही होता है, यानी कि उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको एक एक अच्छा तक चेक करें कि ये है या नहीं। अगर होगा तो हम इसका प्रतिलोम निकालेंगे, अगर नहीं होगा एक एक अच्छा तक तो हम इसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। और तुम जरा चेक करो इसको, तुम जरा इसको चेक करो, तो आर से आर में दे रखा है और एक्स स्क्वायर जैसी चीज़ है, अगर तुम केवल उसी को पकड़ लो, एक्स स्क्वायर को पकड़ लो, तो उससे भी तुम्हें पूरी की पूरी हिंट मिल जाती है कि x1 का स्क्वायर बराबर होगा x2 के स्क्वायर के, और जब तुम स्क्वायर उठाओगे तो x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2, क्योंकि वो आर से आर में है, माइनस वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो वापस तुम्हें दिख रहा होगा ये एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है। तो ये अगर एक एक ही नहीं है तो हम एफ इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, उसका प्रतिलोम कैसे निकाल सकते हैं। पहला लॉजिक तो ये हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन करवाना चाहता है वो है, तुम्हें जब अगर पेपर में आए तो ये चीज़ करनी है, जितना मैंने सवालों में देखा है वो इसलिए पूछता है, ये असल में पूर्व प्रतिबिंब पूछ रहा होता है, पूर्व प्रतिबिंब, ध्यान से समझना आप, क्योंकि ऐसा ही एक और सवाल है जो तुम्हें करना है, पूर्व प्रतिबिंब निकालने को कहता है। जैसे दो तुम्हारे पास समुच्चय दे रखे हैं, एक आर है, ये एक आर है, आर से आर में तुम्हें फलन दे रखा है, क्या ये पूरा पूरा जो फलन है वो इसमें दे रखा है। तो ये इसमें क्या बनते हैं, इमेज बनती हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब बनते किससे हैं, पूर्व प्रतिबिंबों से। प्रतिबिंब से पहले क्या आता है, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज। ठीक है,
इसमें तुम्हारे x रहते हैं, इसमें तुम्हारे y आते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि x क्या होता है, प्रांत होता है, डोमेन होता है, इनपुट होता है। y क्या होता है, परिसर होता है, रेंज होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो और तुम्हें पता होगा एफ एक्स अगर कहीं लिखा हो तो हम उसको वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ वगैरह बनाने में भी मदद आता है वाई। वाई जो होता है असल में जो एक्स अच्छा और वाई अच्छा होते हैं उसमें क्या होता है, तुम एक्स कुछ डालोगे और वाई पर कुछ उत्तर आएगा, वाई पर कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वाई जो होता है वो असल में आउटपुट ही दिखाता है, आउटपुट परिसर ही दिखाता है। एक्स होती है रेंज, ये होता है परिसर, यानी कि कोडोमेन भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पर उत्तर यहाँ पर तुम डाल रहे होगे, कुछ भी डाल सकते हो तुम। मान लो तुमने 0 -1 +2 3 ऐसे बहुत सारी संख्या, अनंत संख्या लिखी हुई हैं। इधर भी ऐसे लिखा है 2 1 -5 0, ऐसे बहुत सारी संख्या लिखी है अनंत तक। तो वो क्या कह रहा है, एफ इनवर्स मान लो मैं तुम्हारे सामने लिखूँ एफ, मैं तुक्केबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एफ में डाला 2, एफ में डाला 2, एफ में 2 डालने का मतलब क्या है, एक्स ये पे तुम 2 डालो तो इसका कुछ उत्तर आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 डालोगे तो 5 में 10, 10 -6 और 7 प्लस का 1 आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 1। यानी कि 2 डालने पर उत्तर आ रहा है 1। ये आंसर मत समझ लेना कि इसका आंसर आ गया 1, ये वैसी तुक्केबाजी करी है मैंने। ठीक है, तुक्केबाजी करी है, 2 डालने पर आंसर आ गया 1। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने x डाला 2 और तुम्हें y कितना मिल गया 1। यही तो हो रहा है, ये y हैं पूरे पूरे जितने भी अभी हैं ये x हैं। x डाला तुमने 2, y आ गया 1। ठीक है, तो ये क्या थी, ये पूर्व प्रतिबिंब था, ये प्री इमेज थी। और ये क्या आ रही है, प्रतिबिंब आ रहा है, ये प्रतिबिंब आ रहा है, वो पूर्व प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब आ रहा है। तो इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो, ये जो 1 है वो किस x पर आ रहा होगा, ये सोचो। ये जो, तो उसके लिए एक फंक्शन बना गया। अगर इसे उल्टा करना है सेम, कि 2 डालने पर तो 1 आया, लेकिन हम ऐसा पूछ रहे हैं 2 डालने पर तो 1 आया, लेकिन 1 किस पर आ रहा होगा, 1 क्या डालने पर आ रहा होगा, उल्टा बोल रहा है। 1 क्या डालने पर आ रहा होगा, क्या डालने पर आ रहा होगा, यानी कि वो x के बारे में पूछ रहा है, x निकालो। ठीक है, तो मैं इसके लिए फलन बनाता हूँ, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे कि एफ इनवर्स 1 डालो कि वो क्या उत्तर दे। मतलब एफ इनवर्स 1 का मतलब क्या है, 1 जो है वो क्या डालने पर आ रहा है, क्या डालने पर आ रहा है, इधर x निकालो, इधर x निकालो तो तुम कहोगे 2 डालने पर आता है। पलट दी नहीं चीज, 2 डालने पर आया 1, हम अब उल्टा बोल रहे हैं कि 1 क्या डालने पर आया है, तो वो 2 डालने पर आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनवर्स काम कर रहा है। तो यहां पर उसने वही चीज पूछी है कि एफ इनवर्स 1 कि 1 जो है वो क्या डालने पर आया होगा, यानी कि x क्या होगा, क्या डालने पर मतलब प्रांत, x क्या होगा। तो असल में वो x निकालने की बात कर रहा है, और x निकालने का बहुत आसान तरीका है। जैसे मैं तुम्हारे सामने करूं, x तो तुम आसानी से निकाल ही सकते हो। जैसे तुम्हारे पास ये फलन दे रखा है एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x² -5x + 7 ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, अब हाँ +7, अब तुम्हें x के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तुम्हें x निकालना है असल में, और जब तुम कुछ x डालोगे उसका उत्तर क्या आ रहा है, 1 आना चाहिए, उसका उत्तर 1 आना चाहिए, ऐसा ही तो है। x कुछ डालो उसका उत्तर 1 आए और x वो निकालो, तो तुम क्या करोगे, ये जो पूरा पूरा जो फंक्शन तुम्हें दे रखा था उसमें x कुछ डालोगे और उसका उत्तर 1 आना चाहिए, तो वो x निकालो। सिंपल समीकरण बन गया ना हमारे पास, कि ये जो तुम्हें पूछा था उसको सिंपल उसके बराबर रख दो समीकरण के, ताकि x निकल के आए। हमारा मेन एम क्या है, x निकालना। तो यहाँ से फिर तुम 1 को इधर की साइड लेकर आओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -5x + 6 = 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, 6 के टुकड़े करो, 2 × 3, माइनस वाला चाहिए तो दोनों को माइनस कर देंगे। उत्तर जब तुम इसको सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करना तुम, तो तुम्हें खैर अब शॉर्टकट आना चाहिए। ये जो -3 है, असल में जब तुम x निकालोगे तो बस इनके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का 2 आ जाएगा और एक x जो आएगा वो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये जो 2 और 3 आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं f-1 के मान। ठीक है, ये प्री इमेज है, ये पूर्व प्रतिबिंब है। ये अगर मैं हिंदी में लिखूं तो 1 के पूर्व प्रतिबिंब हैं 2 और 3, पूर्व प्रतिबिंब हैं 2 और
3। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 2 को डालो तो भी 1 आ रहा है, 3 को डालो तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए इसके पूर्व प्रतिबिंब जिस पर 1 आ रहा है। और यहाँ से तुम्हें साफ साफ बात दिख रही होगी कि ये तो एक एक ही नहीं है, ये तो बहु एक ही है। 2 लोगों का एक में आके जुड़ रहा है तो ये बहु एक ही हो गया, बहु एक ही, मैनी वन, ज़्यादा का एक से। तो ये जो है वो एक तरीके से प्रतिलोम फलन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा था वो पूर्व प्रतिबिंब निकालने के लिए कह रहा था, तो वो हमने निकाल दिए। किस तरीके से, जो भी पूछा है उसको उस फंक्शन के बराबर में रख दो और उसको सॉल्व कर लो, एक्स तुम्हें मिल जाएगा, एक्स ही निकालना रहता है इसमें। चलो एक सवाल मैं तुम्हें देता हूँ, सेम सवाल, बस उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसको कर दोगे तुरंत, चलो क्रम से चल रहा है तो क्रम से कर दो। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, जी एक्स दे रहा है एक्स स्क्वायर, ये तो सेम सवाल है शायद, जी के अंदर एफ एक्स डालना है, रिपीट करा है देख रहे हो। तो जी क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है जी, उसके अंदर एफ एक्स डालना है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स को उठाकर एक्स ये पर डालना है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स डाल दिया उसके अंदर, यानी कि साइन एक्स डाल दिया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। अगला देखो, अब इस सवाल को तुम खुद करोगे क्योंकि ये अब मेरा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा है, और ट्राई करना, ये इसके टुकड़े नहीं बन पाएंगे तो तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना, उससे जो भी आ रहा है वही तुम्हारे उत्तर हैं। एक्स के 2 मान आएंगे, दोनों के दोनों तुम्हारे उत्तर हो जाएंगे। ट्राई करो एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार तुम इसको रख कर देखो। मैं क्या करूँगा, सिंपल, मुझे एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स 8 का मतलब क्या होता है, मन मन में याद रहनी चाहिए सारी बातें कि क्या डालने पर मुझे 8 मिला होगा। तो यहाँ पर होती है एक्स और ये आती है वाई, और वाई क्या है, ये है पूरा का पूरा वाई, तो वाई क्या है, 8 आ रहा है, यानी कि मैं इस पूरी चीज़ को बराबर रख सकता हूँ 8 के, समझ रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 जो है उसको मैं 8 के बराबर रख सकता हूँ क्योंकि वो वाई है, और मुझे निकालना x है, तो यहाँ से तुम 8 को इधर की साइड लेकर आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 8 इधर आएगा तो 9 में से 8 गया तो 1 बच जाएगा प्लस का, बराबर 0। सॉल्व करो इसको श्रीधराचार्य से, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। ठीक है, सॉल्व करोगे तुम्हें जो भी 2 उत्तर आ रहे हैं वही हैं तुम्हारे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, एफ इनवर्स 9 निकालना है, यानी मैं पूरी चीज़ को पूरे जो क्या दे रखा है, पूरा जो फंक्शन दे रखा है उसको इसके बाद 9 के बराबर रख दूंगा, तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना और आसान है, दोनों जैसे x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। एक बार x को 0 रखोगे, एक बार x प्लस 5 को बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 और x बराबर -5। 2 उत्तर ये आ गए, इसके तो उत्तर तुम देख लेना कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इस तरीके से सवालों को करना। आगे आ जाओ, प्रश्नावली का सवाल ट्राई करोगे एक बार। दर्शाइए कि एफ एक्स आच्छादक नहीं है। जब भी मैंने 2 केस बताए थे, जब मैंने प्रश्नावली करा रहा था बहुत अच्छे से, इस पर बहुत टाइम दिया था। एक तो मैंने उदाहरण जो थे कितने 7-8 उदाहरण थे, उस वाली वीडियो को तो मिस मत कर देना क्योंकि उसमें थ्योरी जो है वो मैंने बहुत ही डिटेल में कराई थी, फिर उसके बाद प्रश्नावली तो अलग करी थी हमने। तो 2 लेक्चर आए थे इस पर बहुत ही डिटेल्ड, तो उनको जरा देख कर आना, उनमें ये सारे सवाल कर रखे हैं हमने। लेकिन फिर भी अब हमने कह रखा है तो कर ही लेते हैं। चलो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो केवल PYQ देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 केस बनते हैं, या तो वो कहेगा आच्छादक है या फिर वो सिद्ध करवाएगा आच्छादक नहीं है। नहीं वाला केस आसान होता है, उसमें केवल एक उदाहरण दे दो कि ये चक्कर, ये बस ये हमारा फिट नहीं बैठ रहा, इस चक्कर में आच्छादक नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, ये n से n में दे रखा है, बहुत ही अच्छा। n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही तो आएगा, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक। इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे ही आते जाएगा, ऐसे ही आते जाएगा, ठीक है। और हमारा फलन क्या है कि कुछ भी डालोगे उसका दोगुना करके दे देगा। 2x का मतलब यही तो है, x तुम डालो 1, ये कितना देगा 2, ठीक है। x डाला तुमने 1, ये देगा 2, 2 डाला 4 देगा, 3 डाला 6 देगा। आच्छादक का मतलब क्या है कि जो क्या होता है, सहप्रांत होता है, ये प्रांत होता है। सहप्रांत में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 तो छूट गया ना, 5 तो छूट गया ना। तो मैं सिंपल इतना कहूँगा कि 3 जो है वो बिलोंग तो कर रहा है n में, ये सहप्रांत में है, तो ये जो 3 है ऐसा तो नहीं है कि ये सहप्रांत में ही नहीं हो। जैसे मैं लिख दूँ -5, कि ये -5 है ना, वो ये हमारा छूट रहा है, इस चक्कर में हम कहेंगे आच्छादक नहीं है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे उसमें सहप्रांत में है ही नहीं, तो हम ऐसे कुछ भी क्यों बोल रहे हैं। लेकिन 3 तो इसमें है ना, लेकिन फिर भी उससे कनेक्टेड नहीं है कोई, तो हम कहेंगे 3 जो है वो बिलोंग तो करता है n को, और n कौन सा वाला,
एन तो यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, लेकिन हम सहप्रांत वाले की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं सहप्रांत में। जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है एन को, यानी कि सहप्रांत को के लिए। इस 3 के लिए प्रांत एन में x का ऐसा कोई मान नहीं है, x का कोई मान नहीं है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखना है तुम्हें भी, नहीं है जिसके लिए नहीं है जिसके लिए कि कुछ x डाले हम फलन में और वो 3 उत्तर दे दे। 3 उत्तर कोई दे ही नहीं रहा, x ऐसी है ही नहीं, तो हम इतना लिखकर हम कह देते हैं अतः आच्छादक नहीं है। ठीक है, वो छूट गया ना, छूटना नहीं चाहिए आच्छादक में, लेकिन यहाँ पे छूट गया तो वो आच्छादक नहीं होगा। अगला सवाल, ये हम कल ही कर चुके थे, तो अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कर लो एक बार। बाकी अबे क्या हो गया इसको, आर से आर में दे रखा है, एफ एक्स ये दे रखा है, एफ एक्स ये रहा, जी एक्स ये रखा। उसने पूछा क्या है, दोनों ही पूछ लिए हैं, जी और एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर एफ एक्स डाल दो एक बार और निकालो उसको। एक बार क्या कह रहा है, एफ के अंदर जी एक्स डाल दो। चलो करते हैं एक बार, यहाँ पर भी कर लेते हैं, वैसे तो कल मैंने कराया था इसको। जी क्या है, ये रहा, इसके अंदर मुझे ये पूरी चीज़ डाल देनी है, एफ एक्स डाल देना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है उस पर गोला बना लिया करोगे। इसकी जगह मुझे पूरा फलन पटकना है, बाकी ये सेम है। 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स जहाँ पर भी है पूरी चीज़ डाल दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, बस बाकी और कुछ नहीं करना। 1 माइनस 1 बटे, अगर मैं चिन्ह देखूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। 1 में से 3 गया तो 1 और माइनस 3 कितना हो गया, -2 ही तो रह जाएगा, -2 या इधर लिख लो -2। तो यहाँ से तो मैं साफ साफ दिख रहा होगा कि माइनस को तो कॉमन ले लो ना भैया, तो 1 माइनस, ऊपर तो माइनस चली रही है, नीचे ही मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही इतना ही तुम सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर तुम थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, चलो एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तुमने एलसीएम लिया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखूँ इसको, अरे चलो ठीक है, मैं यहीं के इसको माइनस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एक स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये इसका गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीच में लगा है 1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। इतना तुम लिख कर आ जाओगे। इस बार हमें क्या डालना है, एफ के अंदर जी एक्स डालना है, एफ के अंदर जी एक्स डालना है, एफ के अंदर जी एक्स डालना है, तो इस एक्स की जगह पर मुझे ये पूरी चीज़ यहाँ पर डाल देनी है, और इसका स्क्वायर चल रहा है उसको ध्यान रखना है। तो जो भी चीज़ है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये पूरी चीज़ मैंने कहाँ पर डाली है, एक्स ये पर डाली है, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम वगैरह लो इसका थोड़ा सा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 हट गया, और इस पूरे का चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, प्लस में 3 चल रहा है। ऊपर देखोगे माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3। तुम इतना छोड़ सकते हो, बाकी और कुछ क्या करोगे तुम इसमें, बाकी फिर तुम्हें ये खोलना ही पड़ेगा, उससे कुछ कटापिटी होती हुई दिख नहीं रही है तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तुम इतना छोड़कर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाओ। ये है, वापस से देख रहे हो, ऐसे तुम्हें कंपोजिशन वाले सवाल तो भर भर के देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो क्लास 12 के पेपर में, इस बार भी पूछा गया था, आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि बार बार पूछा जाता है। ये एफ एक्स जो दे रखा है उसी को देखो कितनी बार दे रखा है, एफ एक्स जो है उसको एफ में पटक दो। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ निकालनी है, एफ में एफ एक्स डाल दो, तो क्या आएगा, तो आएगा एक्स की जगह पर खाली छोड़ दिया करो, एक्स की जगह पर खाली छोड़ दिया करो,
और एक्स ये पर क्या डालना है, पूरा का पूरा एफ एक्स वापस से उठा के डाल देना है, ये पूरी चीज़ एक्स माइनस 3/x+1, एक्स माइनस 3/x+1 सॉल्व करो जितना भी आएगा उसको। तो x+1 जो है वो मैंने एलसीएम लिया, ऊपर तो x माइनस 3 ही रहेगा, माइनस इस पूरी चीज़ का गुणा हो जाएगा 3 से, तो 3x माइनस 3 ऐसा ही कुछ तो आ जाएगा। चिन्ह वगैरह ध्यान से रखना। तो x में से 3x गए तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और -3 -6 हो जाएगा, -6, और नीचे x+3 चल रहा है। और अब नीचे वाले क्या करें, तो फिर से x+1 को एलसीएम आ जाएगा, ऊपर x माइनस 3 चल ही रहा है, प्लस x+1 हो जाएगा। तो 3 -3 + 1 कितना हो गया, -2 हो गया, -2 और 1x 2x हो गया, इससे ये 18। ऊपर अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तो 2x + 6, या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, हाँ लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो है माइनस, मान लो मैं कॉमन ले लूँ तो 2x + 6 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, 2x - 2 बच जाएगा। यहाँ से तुम 2 और भी कॉमन ले सकते हो, और बाकी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, माइनस वगैरह 2 कॉमन ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, मत लो, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या चलो ले लो, आगे हमें एक और स्टेप करना है तो उसमें आसानी रहेगी। तो जैसे ही मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 यहाँ से बाहर आएगा, और 6 में से 2 कॉमन आएगा तो वहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 बाहर ले रहा हूँ तो 1, 2 बाहर लिया तो -1 बचेगा। समझ गए कैसे बाहर लिया है, 2 से 2 हट जाएगा, सिंपल तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा ये चीज़ माइनस। इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। यहाँ पर जो f(x) है, अगर उसको वापस से इसी में डाल दिया तभी तो ये चीज़ आई थी, और वो चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर x माइनस 3 था, यहाँ पर हो गया -x+3, और नीचे था x+1, वो हो गया x - 1। थोड़ा सा चिन्ह बदल गए हैं, बाकी अंकों में कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, x है 3 है, x है 1 है, ठीक है, कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो पूरी चीज़ आई है, अब ये इतनी चीज़ तो हमने कर ली, हमने क्या निकाल लिया, हमने इतनी चीज़ निकाल दी कि f(x) को डाल दिया f के अंदर, इतना चीज़ आया है। अब वो कह रहा है ये चीज़ तुम्हारे सामने आई है, उसको एक और बार f में डाल दो। तो ये जो पूरी चीज़ आई है, ये जो पूरी चीज़ आई है, उसको एक और बार वापस से इसी फलन में डाल दो, तब हमारे पास आएगा फलन के अंदर भी तुमने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये जो फलन दे रखा था क्वेश्चन में, उसी को ऐसे ही लिखो, खाली जगह छोड़ते जाओ, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये पूरी चीज़। तो -x+3/x - 1, ऐसे -x+3/x - 1, ठीक है। चिन्ह वगैरह कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, हमने कुछ गड़बड़ तो ना करी, x+1 3 -2, चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर से एलसीएम लोगे, तो एलसीएम से एलसीएम कटता हुआ तो मैं साफ साफ दिख रहा होगा, x - 1 कटेगा, लेकिन उससे पहले ऊपर क्या दे जाएगा, ये चीज़ -3, x - 1 चलो मैं ले ही लेता हूँ, फिर -x+3 + 1/x - 1, तो उससे ये कट जाएगा, सिंपल हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, -x+3 + 1, ठीक है। मैं चिन्ह बदलूंगा, मतलब इसको माइनस का गुणा करूंगा तो ये -x हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, इधर ये -x हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, सॉल्व कर लो कितना आएगा, -x ऊपर -6/-x -2, माइनस कॉमन लेकर काट दो, तुम्हारे पास x+6/x+2 आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में या 3 नंबर में शायद ये सवाल दिया होगा, 2 नंबर में दिया होगा। तो कितने सवाल हो गए, 12 सवाल। अभी हमें 12 सवाल और करने हैं। सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तुम्हें सिद्ध करना है कि ये जो f दे रखा है तुम्हारे पास, फलन दे रखा है, वो व्युत्क्रमणीय है।
व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के दो तरीके बताए थे, उसमें से सबसे आसान जो तरीका है वो है कि उसको एक एक ही आच्छादक सिद्ध कर दो, क्योंकि तुम पहले से ये चीज़ की आदत पड़ी हुई है, तुम्हें एक एक ही आच्छादक सिद्ध करते ही आ रहे हो, तो हम क्यों ज़्यादा उसमें पढ़ें। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है उस दूसरे मेथड की, तो वो तुम देख कर आओ, अभी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैं सिंपल इसको करूँगा एक एक ही आच्छादक सिद्ध। कैसे करूँगा, एक एक ही देखना है तो मैं सिंपल वही करूँगा, fx1 बराबर fx2 हम बराबर रख लेंगे। ये कभी हो सकता है जब 2x1 प्लस 3 2x2 प्लस 3, 3 से 3 हटेगा, 2 से 2 हटेगा, हमारे पास आ जाएगा x1 और x2। ठीक है, तो ये एक एक ही तो हो गया, एक एक ही हो गया। दूसरी बात है, जब भी तुम एक अगर तुम रूल की तरह याद रखना चाहो तो, या दिमाग से भी याद रखना चाहो, जब भी तुम्हें कोई एक रैखिक फलन दे रखा हो, ऐसा कुछ जिसकी पावर 1 है, 2x दे रखा हो, ठीक है, जिसकी पावर 1 है, ये सारे क्या हैं, x माइनस 3 ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसकी पावर क्या है, ये सारे के सारे रैखिक ही तो हैं, रैखिक चीज़ दे रखी है, रैखिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, ये रैखिक फलन है। द्विघात फलन होता है तो वो कैसे होता है, अरे यार f(x) बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा कुछ है, तो ये द्विघात फलन है और ये रैखिक फलन है। तो एक तरीके से तुम याद रख लो कि रैखिक फलन दे रखा हो, दूसरी बात जो फलन है वो r से r में दे रखा हो, वास्तविक संख्याओं में दे रखा हो, तो पक्का समझ लो कि वो आच्छादक होगा ही होगा। क्यों होगा, अभी हमने रीजन समझा था कि जो वास्तविक फलन होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वो कंटिन्यूअस होता है, हर बिंदु पर कोई ना कोई अंक मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका जब आंसर निकालोगे तो हर बिंदु पर तुम्हें आंसर भी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें कोई बिंदु छूट नहीं सकता, अगर नहीं छूट सकता तो वो आच्छादक होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लॉजिकली समझ सकते हो। बाकी अगर तुम करना ही चाहते हो इसको सिद्ध, इसको नोट बनाकर लिखो सबसे पहले। तो तुम ऐसे डायरेक्ट लिख भी आओगे ना तो भी वो नंबर नहीं काटेगा, इतना तो प्रोफेसर क्या कह रहा हूँ, कॉपी चेक करने वाले शायद दिमाग होगा ही कि जो रैखिक फलन होता है वो होता है, क्यों होता है उसको ये भी पता रहेगा कि आर से आर में दे रखा है, कंटिन्यूस चीज़ है तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। और जब हम परिसर निकालते हैं, आच्छादक सिद्ध करने के क्या तरीके होते हैं, दो तरीके बताते हैं। या तो हम परिसर निकाल लें, उसको सहप्रांत के बराबर कर दें तो वो आच्छादक होगा कि कोई भी चीज़ छूट नहीं रही, सहप्रांत ही आच्छादक वो परिसर बन गया। या दूसरा जो तरीका था, चलो मैं अब इसको प्रॉपर कर रहा हूँ, आच्छादक सिद्ध करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि परिसर निकालो इस चीज़ का, तो हमारे पास f(x) बराबर 2x प्लस 3 दे रखा है, मैं इसको y के बराबर भी रख सकता हूँ, y के बराबर मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ। और यहाँ से फिर मैं x निकालूंगा तो वो कितना आएगा, उधर 3 जाएगा तो y माइनस 3/2 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये असल में क्या है, ये x होता है, ये y होता है। x का ऐसा मान है जिस पर मुझे y मिल रहा है, y कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, y की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो पूरा का पूरा जो वास्तविक संख्या है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है y। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी अंक, कोई भी संख्या ले लो y, उसके लिए हमारे पास x है ही, x विद्यमान है, x का अस्तित्व है, वो x ये है। तो हम सिंपल कहेंगे कि y बिलोंग्स टू r, r क्या है, सहप्रांत है, ये r जो है वो सहप्रांत है। सहप्रांत के लिए प्रांत r में x बराबर y माइनस 3/2 का अस्तित्व है, जिसको अगर तुम डालो, ये जो y माइनस 3 है उसको फलन में डाल दो। फलन क्या है, 2x प्लस f(x) बराबर x की जगह तुम्हें क्या डालना है, x की वैल्यू डाल देनी है y माइनस 3/2, y माइनस 3/2। तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 हटेगा, माइनस 3 प्लस 3 y आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने f में कुछ x डाला और तुम्हें y मिल गया। बात समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा x का मान पता है जिस पर तुम्हें y मिलेगा ही मिलेगा, वो x का मान है ये। ठीक है, तो ये जो फलन है वो आच्छादक, अतः तुम लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हो अतः ये आच्छादक होगा। इसी तरीके से तो हमने आच्छादक सिद्ध करना सीखा था, भूल मत जाना इसको, आच्छादक होगा। ठीक है, यहीं से प्रतिलोम फलन भी निकल आता है। ये जो फलन है वही प्रतिलोम फलन है कि x माइनस 3/2, ये जो फलन है वही f इनवर्स x होता है, अगर वो प्रतिलोम निकल वाले हो वही तो। बाकी नहीं कहा तो ठीक है, इतना तुम दोनों को सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि अब लास्ट में लिख देना, हमने सिद्ध कर दिया कि एक एक ही भी है, आच्छादक भी है। अब लास्ट में लिख देना, क्योंकि
हमें अतः स्पष्ट है कि जो फलन है, मतलब ऐसे लिखना, अतः सिद्ध होता है कि फलन जो है, फलन 2x + 3 एक की आच्छादक है, अतः यह व्युत्क्रमणीय फलन होगा, अतः f व्युत्क्रमणीय है। इस तरीके तुम लिख सकते हो। सिद्ध कीजिए समुच्चय, ये दे रखा है कुछ r दे रखा है, ये जो है वो सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है, वही है। अब इसको तुम खुद से कर सकते हो यार, प्रश्नावली में तुमने यार बहुत करे हैं ऐसे। स्वतुल्य चेक करना है, कैसे करोगे? 3 अवयव हैं तो तीनों का हमें मिलना ही चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें 1 1 ही नहीं मिल रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित चेक करें, सम्मित में क्या होता है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये सम्मित तो लग रहा है, सम्मित तो है ये, तो इसका मतलब क्या है 2 1 बिलोंग्स टू आर भी है, अतः यह सम्मित है। संक्रामक को क्या चाहिए, अगर 1 2 है और 2 1 है तो फिर 1 1 भी होना चाहिए, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक नहीं होगा। कितना आसान सवाल था, आगे बढ़ जाओ। ये सवाल हमने करा था, कल ही करके आए हैं इसको, सवाल को करूं फिर मैं, या एक बार ट्राई करोगे? समुच्चय n में दे रखा है, ठीक है, 3 फलन है तुम्हारे पास, 3 फलन है तुम्हारे पास, फलन है तुम्हारे पास fx दे रखा है 2x के बराबर, gy दे रखा है 3y + 4 के बराबर, और hz वो दे रखा है sin z के बराबर, ठीक है। और ये सारे के सारे x y z जो है वो प्राकृत संख्या में है। तुम्हें क्या सिद्ध करना है कि h ऑफ g ऑफ f बराबर है h ऑफ g ऑफ f के बराबर। कोष्टक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उस चीज़ को निकालो, उस चीज़ को निकालो, तो मैं चलो इस चीज़ को निकालता हूँ पहले। तो जी ऑफ का मतलब क्या है, h, बड़ा कोष्टक बना देता है एक, g है, g के अंदर तुम्हें fx डालना है, fx डालना है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ निकालो, फिर उसको h में डालना है। तो g कहाँ है, ये रहा, इसमें तुम्हें क्या डालना है, 2x डालना है। तो ये जो है 2x जो है fx डालना है g में, तो ये 2x जो है वो वहाँ पर g में डाल देंगे, यानी कि y के जगह पर 2x डाल देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। 3 है, y की जगह पर तुम्हें क्या डालना है, 2x डालना है +4, सिंपल है ना, 3 दूनी 6x + 4 आ जाएगा, 6x + 4 आ जाएगा। अब कह रहे हैं इसको h में डालो, अब इसको h में डालो, ये जो आया है 6x + 4 उसको h में डालो, h क्या है, ये है, तो यहाँ पर डालेंगे तो sin 6x + 4 आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है h ऑफ gx। सबसे पहले तो ये चीज़ निकालो, फिर जो भी फलन आए उसमें तुम्हें f को डालना है, यहाँ पर fx कर लो, ठीक है, ये पहले निकालना है, फिर जो चीज़ आए उसमें f को डालना है। जैसे यहाँ पर हुआ था h में तुमने इस वाली चीज़ को भी तो डाला था, तो यहाँ पर जो भी फलन निकल के आएगा, ये मान लो इसका मैं थोड़ी देर लगे t मान लेता हूँ, तो TOF ऐसा ही तो हो जाएगा, TOFX, यानी कि t के अंदर तुम्हें fx को डालना रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया होगा, मैं चलो इसको सॉल्व करता पहले। तुम्हें क्या कह रहा है, h में gx को डाल दो, h में gx को डाल दो, gx यानी कि अगर y की जगह पर अगर हम x करूँगा तो 3x + 4 हो जाएगा, उसको कह रहा है कि इसमें डाल दो, तो क्या आ जाएगा, sin 3x + 4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसमें ये जो फलन आया उसमें fx को डाल दो, fx को डाल दो। अब इसमें ये जो फलन आया है उसमें तुम्हें fx को डालना है, किस तरीके से डालोगे बताओ। fx क्या है, 2x है, तो x की जगह पर मैं क्या डाल दूंगा, 2x डाल दूंगा, तो sin 3x की जगह पर 2x डाल दूंगा +4, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6x + 4, क्या दोनों चीज़ें बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। कल भी करा था हमने ये सवाल, आगे बढ़ जाओ। यदि R और S समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए R इंटरसेक्शन S भी एक तुल्यता संबंध हुआ। चलो करते हैं, हाँ ठीक है। तो तुम्हारे पास कोई संबंध है R, कोई तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध का मतलब समझ गए, कोई मान लो कोई, मैं थोड़ा सा कोई समुच्चय मान लेता हूँ A,
1 2 3, बस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए। फिर अगर कोई सममित आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 2 1 भी होना चाहिए, ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए। लेकिन ये 3 तो कन्फर्म है ना कि होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसी जो एस है वो भी समुच्चय ए में ही है, उसने दे रखा है ये ए में है दोनों के दोनों, तो उसमें भी 1 1 1 1 2 2 3 3 ये आनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पहली ये 3 चीज़ें हैं वो तो सेम आनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि ये दोनों के दोनों संबंध ना वो तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध अलग अलग बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो क्या है, सार्वत्रिक संबंध बना दो, जितने भी अब हैं वो सारे के सारे इसमें डाल दो, तो वो बन जाएगा। अगर मैं चलो उससे ही बना कर दिखाता है इसको तुम्हें, उससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर सामने कॉन्क्रीट एग्जाम्पल होता है ना, सामने एग्जाम्पल होता है, उससे तुम आसानी से समझ सकते हो। बाकी मैं इसको तुम लैंग्वेज में लिखा के भगा दूँ तुम्हें, तो सीख थोड़ी ना पाओगे, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 तो हो ही गया। अब इनका उल्टा भी कर लेते हैं, 2 1 3 1 और 3 2, ये बन चुका है हमारे पास एक सार्वत्रिक संबंध, यानी कि एक तुल्यता संबंध बन चुका है समुच्चय ए में। हाँ, ऐसे इसको बना लो, मतलब अलग अलग बनाए जा सकते हैं, मैंने बस एक एग्जांपल ले दिया है और कुछ नहीं करा है। तो मैं सेम चीज़ इसको यहाँ पर भी उतार सकता हूँ, 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2, ये समझे मैंने ये क्यों लगाए, पलट दिया है बस। तो 1 2 है तो 2 1 कर दिया, 3 1 कर दिया, 3 2 कर दिया, ताकि सम्मित भी हो जाए, ठीक है। ये सारे के सारे अवयव बन सकते थे, ये दोनों के दोनों तुल्यता संबंध है वो तुम्हारे सामने। अब वो क्या कह रहा है कि सिद्ध करो, अगर ये दोनों तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध करो कि इनका जो इंटरसेक्शन आएगा और वेनिष्ठ जो आएगा, सर्वनिष्ठ जो आएगा, वो भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि सारे के सारे जो अवयव, ये 3 तो फिक्स हैं कि ये 3 तो आने ही आने हैं, कॉमन 3 तो कॉमन आने ही आने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो ये तुल्यता संबंध बचेंगे कैसे, ये स्वतुल्य ही नहीं रहेगा, स्वतुल्य नहीं होगा तो यानी कि तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता का मतलब तीनों चीज़ें होनी चाहिए, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अगर ये स्वतुल्य ही नहीं है तो तुल्यता कैसे हो जाएगा। ये 3 तो आने ही फिक्स हैं, दोनों में आने चाहिए। तो अगर तुम इनका दोनों का इंटरसेक्शन भी लोगे तो भी क्या ये दोनों नहीं आ जाएंगे, ये चीज़ तो आनी फिक्स है, इसमें भी आनी फिक्स है। 2 2 3 3, ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगर मान लो इसमें ये 3 चीज़ें आ रही हैं, इसमें ये 3 चीज़ें आ रही हैं, इसमें तो ये 3 चीज़ें आ रही हैं, अगर ये 3 चीज़ें आ रही हैं तो फिर उनका उल्टा मौजूद होना ही चाहिए, ताकि सम्मित भी हो जाए, वो सम्मित भी हो जाए, सममित हो जाए। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इसमें भी ये चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन उसका क्या लॉजिक बन रहा है। RS तुल्यता संबंध है तो ये भी तुल्यता संबंध होना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो सममित अवयव होंगे उनका उल्टो मौजूद होगा। इसमें 1 2 अवयव एक्स्ट्रा या कम हो सकते हैं, लेकिन उनका भी उल्टा मौजूद होगा। तो उन दोनों में जो भी कॉमन आएंगे उनका तो उल्टा मौजूद होगा ही, यानी कि वो सम्मित होंगे। अरे ऐसे समझ लो, मान लो अभी के लिए मान लेते थोड़ी देर के लिए, मान लो ये नहीं है इसमें और ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, मैं सम्मित बनाने की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, लेकिन ये दोनों तो मौजूद है ना इसमें, ये दोनों और ये दोनों, ये 4 जो चीज़ें हैं वो तो इसमें भी है, ये दो और ये दो, ये 4 चीज़ें तो कॉमन आ ही जाएंगी इसमें भी, और ये आते ही ये भी सम्मित रह जाएगा, ठीक है, सम्मित तो हो ही जाएगा ये भी। तो बात समझ रहे हो, अगर इन दोनों में कुछ ये अगर सम्मित है और ये भी सम्मित है, सम्मित तो दोनों ही है ताकि तुल्य संबंध होंगे, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो भी तो इसको सम्मित ही बनाएंगे, नहीं समझे।
ठीक है, तो इस तरीके से तुम इस चीज़ को समझ सकते हो। और संक्रामक भी वही सेम लॉजिक है कि इसमें जितने अवयव संक्रामक हैं इसमें भी कुछ संक्रामक होंगे, मतलब सारे अवयव चेक कराएंगे, तो जितने दोनों में आ रहे होंगे उनका जब इंटरसेक्शन लोगे तो वही चीज़ इसमें आ जाएंगे और वो भी इसको संक्रामक ही बनाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा तो चीज़ें या कम तो चीज़ें आ नहीं रही हैं। ठीक है भाई, इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़, शायद मैंने लिखा भी होगा या नहीं लिखा, हाँ, ये मैं पूरी जो पीडीएफ है वो मैं तुम्हें टेलीग्राम उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, उसमें ईयर वगैरह सारा मेंशन है, सारा कुछ है। और इसको समझना, जैसे मैं कह रहा हूँ चूंकि आर और एस स्वतुल्य हैं, स्वतुल्य का मतलब इसमें मान लो ए कॉमा ए होगा, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और साथ में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों जो समुच्चय ए से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सेम अवयव हैं। तो अगर ये दोनों में ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ कि ए कॉमा ए आर में भी आ रहा है, ए कॉमा ए एस में भी आ रहा है, यानी कि ए कॉमा ए जो है, ए कॉमा ए जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर इन दोनों का तुम इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसमें ए कॉमा ए आएगा ही आएगा। तो ये आर और एस के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो इस चक्कर में हम कहेंगे अगर ये चीज़ इसमें आ रही है तो इसी को तो हम स्वतुल्य कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ इसने लिख रखी है शायद से कि आर एस स्वतुल्य हैं, तो प्रत्येक ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब है ए कॉमा ए दोनों, अगर ये दोनों में आ रहा है तो दोनों में कॉमन ही तो है, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, तो उसमें भी आएगा, तो इसलिए स्वतुल्य है। आई बात समझ में? अब ऐसे इसको कहेंगे कि माना ए कॉमा बी है, हाँ ऐसे करेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, आर इंटरसेक्शन एस सम्मित सिद्ध करना है, सम्मित सिद्ध करना है। तो हम कहेंगे कि मान ले ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को। फिर जैसे हम लिखते थे, जैसे मैं लिखूँ 2,3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है 3,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ऐसे ही तो हम सम्मित सिद्ध करते थे, सेम चीज़ है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इसका मतलब है बी, इसका मतलब सबसे पहले तो हम इसका मतलब लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और या तथा और, अरे यार मैं ऐसे तुम्हारे सामने लिखूं कि 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को। इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है वो आर में भी आ रहा है और एस में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा होगा तभी तो हम कॉमन में कह रहे हैं कि कॉमन में भी 5 आ रहा है। वही चीज़ है, ए कॉमा बी जो है वो आर में भी है, एस में भी है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। सेम चीज़ है, बस हमने खोल के लिख दिया कि ए कॉमा बी जो है वो आर में भी है और ए कॉमा बी जो है वो एस में भी है। और हमें पता है आर और एस दोनों के दोनों सम्मित ऑलरेडी हैं, दिए रखे हैं कि वो दोनों तुल्यता संबंध है, तुल्यता है मतलब सम्मित भी होंगे। तो हम इसका मतलब निकालेंगे कि इसका मतलब है अगर ये आर जो है वो सम्मित है तो इसका उल्टा भी होगा ही होगा, तभी तो सम्मित होगा कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होगा ही होगा। और अगर एस भी सम्मित है तो हम कहेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर हम लास्ट में लिख देंगे अतः इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी कॉमा ए आर में भी है और बी कॉमा ए एस में भी है तो बी कॉमा ए जो है वो आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा। हमने शुरुआत माना था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन बी, और आ क्या रहा है बी कॉमा ए कॉमा बी उल्टा आ गया, बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को। अतः आर इंटरसेक्शन एस एक सममित संबंध होगा, ये सम्मित होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम प्रूफ कर दोगे सारी चीज़। ये चीज़ मैंने लिखी है उसको लिखना है, ये लाइन में पता नहीं समझ में आ रही होगी या नहीं, वैसे तो आ रही होगी। अब संक्रामक के लिए वही चीज़, संक्रामक का हम कैसे करते थे तुम बताओ जरा, ध्यान हो तो कुछ, कि 5,6 बिलोंग्स टू आर और कुछ लिखते थे 6 से ही शुरू होने वाला, 6,7 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है सबसे पहले तो इसका हिंदी में मतलब लिखते थे, फिर उस हिंदी वाले मतलब थे उस गणित वाला मतलब निकालते थे, फिर उसको प्रूफ कर देते कि 5,7 जो है वो बिलोंग कर रहा होगा आर को। अगर नहीं कर रहा होगा तो संक्रामक नहीं होता, ऐसा ही कुछ तो करते थे। तो पहले दो चीज़ें तो हमें पता नहीं पड़ेंगी, तो हम कह रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, इस पर फोकस रखना है तुम्हें। तो ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग कर रहा है, तथा अब बी से शुरू होने वाला कोई बी कॉमा सी ले लेंगे, वो भी बिलोंग कर रहा होगा आर इंटरसेक्शन एस को।
इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ इसका मतलब लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब लिखो सबसे पहले तो इस वाली चीज़ का क्या मतलब हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को और ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा होगा एस को ऐसे अगर हम इसका मतलब लिखें तो बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा होगा आर को और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा होगा एस को। थोड़ा सा ट्रिकी तो हो ही रहा है। साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को और ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एस को और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एस को। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा एस को। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं एस को, ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को भी और एस को भी, तो ए कॉमा सी जो है वो आर और एस के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, अतः ये संक्रामक होगा। इस तरीके से तुम इसको तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते थे। थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत टाइम पहले पूछा गया था, बड़े बड़े सवाल आते थे जब 5-5 नंबर के तब। ठीक है, बाकी तुम्हारे विविध प्रश्नावली में भी ये दे रखा है, विविध उदाहरण में दे रखा है। ये सवाल प्रश्नावली का है, एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं अभी करा देता हूँ, 4 लगा लेने दो। ठीक है, ये सवाल भी प्रश्न करा दिया था कल हमने। बहुत सारे सवाल तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये भी प्रश्नावली का है, ये हाँ ये करना है हमें, कुछ और सवाल करने हैं बस। ये भी प्रश्नावली का, ये तो बहुत आसान है, ये हमने करा भी था। ये भी प्रश्नावली, ये भी आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल बचे हैं। थोड़ा सा चार्ज लगाकर फिर करता हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। अब रात भी बहुत हो चुकी है, गांव का समय है, अकेला जागा हुआ हूँ पूरे रूम में, घर में, तो स्पीड में करेंगे। और ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं इसीलिए और मैं कह रहा हूँ। तो ये प्रश्नावली का ही सवाल है। जैसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ना तो सुतुल्य ना सम्मित ना संक्रामक है। सुतुल्य चेक करेंगे, तो सुतुल्य में क्या करोगे, ए की जगह पर ए डालोगे, बी की जगह पर भी ए डाल दोगे, तो क्या ये संभव है। जैसे मैं तुम्हारे सामने ले दूँ 1/2, तो वो जो है क्या 1/2 के स्क्वायर के से छोटा आएगा, तो 1/2 जो होगा ये कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 तो छोटा होता है ना 1/2 से, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इस चक्कर हम कहेंगे ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर और यह सुतुल्य नहीं होगा। ऐसे सम्मित का देखो, तुम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 1,4 ले लो, तुम क्या कहोगे कि एक जो है वो 4 के स्क्वायर से तो छोटा है, लेकिन क्या 4,1 सही बैठेगा, 4 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा आ रहा है, तो बोले नहीं। तो इस चक्कर हम बोलेंगे कि 1,4 तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये सम्मित नहीं होगा। ऐसे तुम संक्रामक के लिए चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और अगर कोई करना चाहे तो मैं वो दिखा देता हूँ, चलो। अरे कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो यार, कुछ भी नहीं है उसमें, उसको छोड़ो तुम। हाँ संक्रामक वाला तो मेन था यार इसमें। संक्रामक वाले में एग्जाम्पल लेकर मत करना इसमें, नहीं तो फंस जाओगे कहीं पर, एग्जाम्पल नहीं याद आया फिर। तो इसके लिए बहुत ही आसान है। तुम क्या करते हो संक्रामक का, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि ए जो होगा, इसका मैं हिंदी में अर्थ गणित में अर्थ लिख रहा हूँ, तो ए जो होगा वो बी स्क्वायर से छोटा होगा तथा बी जो होगा वो सी स्क्वायर से छोटा होगा। मैं बी के मान को इसमें डाल सकता हूँ, अगर इनइक्वालिटी सेम है तो हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए जो है वो बी की जगह पर डाल रहा हूँ सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और इसका क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था, तो एक और स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि C4 हो जाएगा, C की पावर 4 हो जाएगी। और हमारा संबंध क्या था, हमारा संबंध तो कुछ इस प्रकार का था, कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए थी, तब हम बोलते कि ये चीज़ सही है। तो अगर ये चीज़ आ रही है कि हमें तो 2 चाहिए था, यहाँ पर 4 आ गया, तो हम कहेंगे ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
हम बिलोंग कब करवाते, जब ये भी 2 होता ना कि 4 होता, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते थे। और ऐसा ही शायद एक और सवाल होगा कहीं पर, ये रहा सेम सवाल है, ए कॉमा ए करके देखोगे, स्वतुल्य तुम चेक करोगे, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु स्वतुल्य संक्रामक है, सम्मित नहीं है। स्वतुल्य कैसे चेक करोगे, ए कॉमा ए रख कर देखोगे, तो मतलब बी की जगह पर भी ए रख कर देखो, तो तुमने ये चीज़ करी। क्या ये बात सही बैठ रही है, तुम बोलो बिल्कुल सही है। ए के बराबर तो होगा ही होगा, बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बराबर तो पक्का होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य है। सम्मित चेक करेंगे, अगर मैं कहूँ 2 बड़ा है 1 से, बराबर ही हो सकता है, 2 बड़ा है एक तरीके से, लेकिन क्या 1 जो है वो बड़ा हो जाएगा 2 से, तो बोलोगे नहीं होगा, तो ये सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पलटने पर अगर बात सही नहीं बैठ रही तो वो सम्मित नहीं होगा। संक्रामक अगर चेक करा जाए तो वही तरीका है। ऐसे सवाल जब भी आए, ए बी क्यूब आ जाए, ऐसे ए जो है वो बी स्क्वायर आ जाए, ए जो है वो बी आ जाए, ऐसे जितने भी सवाल हैं संक्रामक करने का यही तरीका है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करो तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर करो। इन दोनों का हिंदी में मतलब लिखोगे, गणित में मतलब लिखोगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और इसका क्या आएगा, सी जो बी जो है वो सी से बड़ा है, मैं बी की जगह पर सी रख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट से तुम बोल सकते हो ये चीज़ आ गई, यानी कि हम बोल सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। देख रहे हो संबंध वही चीज़ आ रही है, सेम जैसा संबंध है वैसा ही यहाँ पर आया। पिछले वाले सवाल में ये चीज़ नहीं हो रही थी, कहाँ गया पिछला वाला सवाल, पिछले वाले सवाल में ऐसा कुछ था संबंध हमारा, लेकिन आ कुछ और रहा था, इस चक्कर में बोला कि वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा संबंध है वैसा ही संबंध आ गया, कहाँ आ गया, जैसा संबंध हमें क्वेश्चन में दे रखा था वैसा ही कुछ संबंध यहाँ पर आ रहा है, तो हम बोल देंगे बिलोंग्स टू आर, वो सम्मित क्या कहते हैं संक्रामक होगा। आ रही बात समझ में, ये सवाल हम कर चुके थे, अब इसको कराम फिर से। व्युत्क्रमणीय फलन चेक करना है और प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, तुम्हें यही चीज़ करनी है। 4x + 3 ये तुम्हारे पास फलन दे रखा है, तुम्हें सबसे पहले एक एक ही सिद्ध करना है। क्या करोगे, व्युत्क्रमणीय है या नहीं, इसके लिए चेक करने का तरीका क्या है, एक एक ही अच्छा से सिद्ध करो। कर सकते हो तुम, अभी तो करा था ऐसा सवाल एक। तो मैं क्या करता हूँ, fx1 बराबर fx2 करूँगा एक एक ही के लिए, यानी कि 4x1 बराबर 4x1 3, सेम सवाल था सेम, x1 और x2 यानी एक एक ही हो गया। दूसरी बात, ये एक रैखिक क्या कहते हैं रैखिक फलन है, और रैखिक फलन हमेशा अच्छा तक होता है, तो इसलिए वो है। बाकी तुम ऐसे कर सकते हो कि 4x + 3 बराबर तुमने y के बराबर रखा, x का मान आ गया y - 3/4, तुम वही बात लिखोगे y बिलोंग्स टू क्या दे रखा है n, y बिलोंग्स टू सॉरी y कैपिटल Y है ये, सहप्रांत के लिए x बराबर y - 3 का मान अस्तित्व में है, जिसको रखने पर वही चीज़ वापस आ जाती है और अच्छा तक हो जाता है। इस तरीके से व्युत्क्रमणीय सिद्ध करा। फिर ये जो चीज़ जो तुम निकालते हो ना, x बराबर y - 3, इसी को असल में हम कहते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम ये y में ही तो फलन है, तो x ये पर तुम लिख सकते हो fy। जैसे हम क्या कहते थे, क्या कहते हैं fx को तुम क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था fx को हमने y लिख दिया, ठीक है, fx को हमने y लिख दिया। मैं उल्टा कर रहा हूँ, अगर fy हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, fy लिख रहा हूँ, x यहाँ पर मैंने fy लिखा, वो हो गया y - 3/4 के। मैं यही चीज़ जो होती है, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो इसका इनवर्स निकालना है ना, fx बराबर 4x + 3 है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, यानी कि मुझे चाहिए f इनवर्स x, ठीक है। लेकिन ये जो है, अगर मैं इसमें मान लो मैं डाल देता हूँ x, मैं y की जगह पर x कर देता हूँ और इसको इनवर्स लिख देता हूँ x - 3/4, यही हमारा इनवर्स होता है f इनवर्स, ठीक है। f इनवर्स x ये चीज़ हो जाती है, f(x) ये रहा, f इनवर्स x ये रहा, यहीं से निकल के आ जाता है दोनों चीज़ें। 3 से विभाजित तुल्यता संबंध, इसको खुद से करना, बहुत ही पहली प्रश्नावली में ही हमने ये चीज़ कर रखी थी। इसको खुद से करोगे, एक बार होमवर्क की तरह इसको ले लो, बहुत ही आसान है। तो कंपोजिशन के सवाल बहुत कर चुके हैं इसमें, ये तो हो ही चुका था। सेम सवाल देख लो, कहाँ गया, सेम सवाल है ऐसा, ये जो हमने करा था वही, और पिछला जो अभी थोड़ी देर पहले करके आए हैं वो चीज़, ये चीज़ दे रखी है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। क्या कराएंगे, एक एक ही अच्छा से सिद्ध करेंगे, वही चीज़ fx1 बराबर fx2 करोगे, 2x1 + 3 बराबर 2x2,
+3 काट दोगे x1 और x2 आ गया, यानी एक ही होगा। दूसरा ये रैखिक फलन है तो इस चक्कर में आच्छादक भी होगा। या फिर दूसरा तरीका कि 2x + 3 बराबर y करोगे, x बराबर y - 3/2 करोगे। और अरे सेम सवाल है यार, सेम सवाल। हाँ वो 4 था बस, वहाँ पर यहाँ पर 2 आ गया, वहाँ पर 4x + 3 था, यहाँ पर 2x + 3 है, आगे कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्रतिलोम फलन निकालना है। तो क्या करोगे, इसी को f इनवर्स x कर दिया करो और यहाँ पर y की जगह पर x रख दिया करो। ठीक है, यही तुम्हारे पास फलन निकल के आ जाता है, इनवर्स प्रतिलोम फलन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देकर उसको खुद से करना, फिर से वही चीज़ वही सवाल है, इसको तुम आसानी से कर सकते हो। और कोई रह तो नहीं गया। हाँ ये सवाल है, फिर से वही चीज़ है। हाँ कॉम्पोजिशन का सवाल है। f(x) दे रखा है, g(x) दे रखा है, f और g(x) निकालना है, यानी f के अंदर g(x) डालना है, f के अंदर g(x) डालना है, 2x को डालना है इसके अंदर, 2x को डालना है x की जगह पर, तो क्या आ जाएगा 4x² आ जाएगा। सिंपल। g f याद करना है, तो मतलब क्या है, g के अंदर fx डालना है, g क्या है 2x है, उसके अंदर fx यानी कि स्क्वायर को डाल दोगे तो 2x² आ जाएगा। f और f3 निकालना है, इसका मतलब क्या है, f के अंदर f3 डालो, यानी कि f के अंदर पहले तो fx डालो, फिर उसके जगह पे x की जगह पे 3 डाल देंगे, तो ये चीज़ निकालो सबसे पहले। तो fx क्या है, x² ही तो है, उसके अंदर x² के अंदर fx डाल दो, यानी x² ही डाल दो, फिर से x⁴ आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो सिंपल, ये जो x⁴ आया वहाँ पर 3⁴ हो जाएगा, 3⁴ मतलब 81। ठीक है, इस तरीके तुम सवालों को कर सकते थे। 24 सवाल हमने करे थे आज, और इतने ही सवाल आज तक पूछे गए हैं एक चैप्टर से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो हमने कर लिए थे। विविध प्रश्नावली वगैरह के सवाल तुम कर सकते हो खुद के दिमाग के लिए, मतलब खुद की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बाकी वो पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, ये बात श्योर है। उसमें से जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो इसमें आ चुके हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी बोलने की रफ्तार कम हो चुकी है रात्रि की वजह से। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो ITF होने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे। ये तो खैर ठीक है, ये लेकिन नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ से आया, कैसे आ रहा है, सारी चीज़ें देखेंगे प्रश्नावली के साथ, और मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाऊंगा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। PYQ वगैरह तो सारे चलेंगे ही, और बहुत डिटेल होगा इसमें, थ्योरी वगैरह तुम देखना, तुम नेक्स्ट लेवल पर जाएगी ये चीज़। ठीक है, बाकी ऑफलाइन अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्लास 10th के भी बैचेस चल रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, और क्लास 11 12th के भी बैचेस चल रहे हैं, तो आप कांटेक्ट करके बता सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। लोकेशन वगैरह वही है, धौलपुर में करा रहा हूँ, धौलपुर में ही जो मनिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।